है आपका? खुदा का शुक्र है ठीक हूँ, उसामा ने जवाब दिया। अगर आपको जहमत ना हो तो आप मेरे घर आ सकते हैं? अमारा ने झिझकते हुए पूछा। जी आप एड्रेस बता दें, उसामा ने कहा। अमारा ने उसे अपने घर का एड्रेस समझाया और फिर फोन बंद कर दिया। तुमने किसे बुलाया है? राबिया ने थके थके लहजे में पूछा। उसामा को, अमारा ने कहा। कौन उसामा? राबिया ने सवालिया नजरों से अमारा की तरफ देखा। ये तो मैं भी नहीं जानती कि वो कौन है, अमारा ने तजब्जुब सी कैफियत में जवाब दिया। राबिया परेशान सी हो गई। तुम उसे इस तरह घर क्यों बुला रही हो? कोई ऐसी खास बात है? वक्त आने पर आपको बता दूंगी। उसने माँ के हाथ को खफीफ सा दबाया। राबिया की हवास पर अभी तक दहशत तारी थी। तुमने घर का हाल देखा है? राबिया ने कहा। आप ज्यादा ना सोचें, बस आराम करें, मैं आपके पास ही हूँ, अभी थोड़ी देर में आती हूँ। ये कहकर अमारा वहाँ से उठ गई। उसने माँ को जाहिर नहीं किया वो मबहूत नजरों से कमरे की दीवारों की तरफ देख रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई लिविंग रूम में दाखिल हो गई। घर की दीवारों, फर्नीचर और घर की दूसरी अशिया को सियाह धुएं ने इस तरह लपेट में लिया हुआ था जैसे पूरा घर ही खौफनाक आग की लपेट में आ गया हो। दीवारों पर लगी हुई एसी और प्लास्टिक की अशिया तो बिल्कुल पिघल चुकी थी। ये सब देखकर अमारा का सर चकरा रहा था। दिल में जैसे होल उठ रहे थे। सारे ही कमरों की हालत ऐसी ही थी। वो बाहर लॉन में गई तो लंबे लंबे सांस लेने लगी। उसने घर का फ्रंट देखा तो अपना सर पकड़ लिया। भयानक सियाह धुएं ने खिड़कियों और दरवाजों से अंदर दाखिल होते हुए हर जगह सियाही भर दी। अमारा उसी तरह परेशान खड़ी थी कि उसामा गेट से अंदर दाखिल हुआ। वो अमारा के करीब आया तो अमारा की आंखों में आंसू तीर रहे थे। उससे पहले कि अमारा इससे कुछ कहती उसने घर के फ्रंट को एक नजर देखा। फवाद। इस बार अमारा की भीगी आंखें हैरत से फैल गई। तुम इतना सब कैसे जानते हो? अंदर आने के लिए नहीं कहूंगी। उसने अमारा को शर्मिंदा सा कर दिया। और सूरी, आइए अंदर आए। उसामा ने घर की हालत देखी तो वो खासा परेशान हो गया। वो कुछ देर राबिया के पास बैठा, फिर वो दोनों दोबारा बाहर लॉन में बैठ गए क्योंकि अंदर के हालात ऐसे नहीं थे कि वो तसल्ली से कोई बात कर सकते। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ, अमारा ने कुर्सी से उठते हुए कहा। आप प्लीज बैठे। घर के कोई हालात है क्या? आप मेरे लिए चाय बनाएं। जो बात हमने शाम को 4 बजे करनी थी। अच्छी बात है कि वो बात हम अभी कर लें। मैंने भी आपको उसी लिए बुलाया है कि आप देखें कि हम किस तरह इन बदरूहों के हमले की जद में हैं। ना जाने कि मुझे आपसे मिलकर एक उम्मीद हो गई है कि आप हमारे काम आ सकते हैं। हमारी आंखों के सामने वो शैतान हमजाद लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं और हम भी बस तमाशा देख रहे हैं। और अगर आज मैं अपनी माँ को भी खो देती तो शायद खुदकुशी कर लेती। मारा दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख के रोने लगी। आप इस तरह रोने के बजाय खुदा का शुक्र अदा करें कि इसने आपकी वालिदा की जान बचाई और ये सोच अब अपने जहन से निकाल फेंकी कि अब भी हम लोगों की अमवात का तमाशा देखेंगे। जरगाम का ये शैतानी खेल आप ज्यादा अरसा नहीं चल सकता। हम लोगों को उस शैतान हमजाद से छुटकारा दिला सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं जैसा कहूँ वैसा करना होगा। तुम्हारे जहन में क्या प्लान है? तुम मुझे तफसील से बताओ, मैं खुद ही सबको मीना लूंगी, अमारा ने कहा। उसामा उसके करीब होके बैठ गया। पहले तो मुझे तुम्हारी इस सब वाली बात पर एतराज है। तुमने जिहाद का ऐलान तो कर दिया मगर माकूल अफराद की टीम नहीं बना सकी। हमारी जंग इन वैम्पायर्स से है जो शैतानी कुव्वतों के हामिल हैं। इस वक्त फौजी महाज के लिए रवाना होते हैं तो वो अपने घर वालों को खुदा के सहारे छोड़ जाते हैं। हमें भी यही करना है। हमारी टीम में सिर्फ 4 लोग होंगे, मैं, तुम, साहिल और आरिफीन। हम चारों सर पर कफन बांधकर महाज के लिए निकलेंगे। बाकी सबको खुदा के सहारे छोड़ जाएंगे। उन खूनखार शैतान हमजाद के खात्मे के लिए हमें ये करना होगा। अगर मेरी बात मंजूर है तो तुम सबसे बात कर लो। अमारा कुछ देर सर झुकाए खामोश बैठी रही, फिर महीन से लहजे में बोली। ममा अकेली कैसे रहेगी? और घर की हालत? उसामा जज्बाती से अंदाज में बोला। अमारा, हमारे पास वक्त नहीं है। जरगाम कई खतरनाक मंसूबे तैयार कर चुका है। तुम आंटी को अंकल जफर के घर छोड़ देना और अपने घर को फिलहाल ऐसे ही रहने दो। तुम आज शाम को ही सबको इकट्ठा करो, मुझे जहां आना होगा बता देना। याद रहे आज शाम को ही फैसला कर लो, कल हमें मिशन के लिए निकलना होगा। ठीक है, मैं तुम्हें फोन करके बता दूंगी, अमारा ने कहा। उसामा अपनी कलाई पे बंधी घड़ी देखता हुआ खड़ा हो गया। मुझे क्लब जाना है कुछ दिनों के लिए। एक स्टूडेंट को अपनी जगह चीफ बनाना है। तुम्हारा इरादा इस कदर पुख्ता है? हाँ, तुम लोग न माने तो इस मिशन के लिए अकेला निकल जाऊंगा। उसामा ने इस बात में सर हिलाया। अमारा उसे बाहर तक छोड़ने लगी। शुक्रिया मेरे लिए वक्त निकालने का, अल्लाह हाफिज, ये कहकर उसामा अपनी गाड़ी में बैठ गया। जरगाम का मुलाजिम साजिद अपने क्वार्टर में कुरान पाक की तिलावत में मशगूल था। तिलावत के बाद जब इसने दुआ के लिए हाथ उठाए तो उसके हाथ कांपने लगे। नदामत का एक एहसास इसके और इसके रब के दरमियान आ जाता। यही तकलीफ दह एहसास कि वो एक काफिर की गुलामी कर रहा है इसकी जात का ना सुवर बन चुका था। मगर हमेशा की तरह वो अपने परवरिदगार से अपना हाल दिल बयान किए बगैर रह ना सका। मेरे रब, विरासत की तरह आबाओ इजदाद से मुंतकिल होती हुई ये गुलामी मेरे हिस्से में आ गई। मेरा अब्बा कहता था कि मालिक जो मर्जी करे हमें इससे क्या लेना, हमें तो अपनी नौकरी पूरी ईमानदारी से निभानी है। तेरी जान भी तेरे मालिक की है। मैं हराम खाता हूँ, हराम देखता हूँ, मैं नफरत करता हूँ जरगाम से, बस अपने अब्बा से किया वादा निभा रहा हूँ। मुझ गुनाहगार को मुआफ कर दे, मुआफ कर दे।
जरगाम की गाड़ी के हारन की आवाज इसकी समाज से टकराई। उसने दुआ पूरी की और कुरान पाक को अलमारी में रख दिया। सब मुलाजिम काम करके चले गए, इसलिए उसने कोठी के दरवाजे लॉक करके बाहर गेट को भी कफल चढ़ा दिया था। इसका क्वार्टर कोठी के साथ ही था। इसने जल्दी से अपनी जेब से चाबी निकाली और तेज चलता हुआ अपने क्वार्टर से बाहर निकला। जरगाम नॉन स्टॉप हारन बजा रहा था। साजिद ने आगे बढ़कर गेट का कफल खोला। गाड़ी गैराज दाखिल हो गई। साजिद ने घर के दरवाजे भी खोल दिए। जरगाम घर में दाखिल होते ही साजिद पर बरस पड़ा। कहाँ मर गए थे, इतनी देर लगा दी गेट खोलने में। साहब जी, मैंने तो बड़ी कोशिश की थी गेट जल्दी खोलने की। जरगाम ने अपना कोट उतार कर सोफे पर फेंका। बूट और जुराबे उतार के बेतरतीबी से फेंके। तुम्हें जरूरत किया है दिन के वक्त घर बंद करके अपने क्वार्टर में जाने की, इस घर में दिल नहीं लगता। साहब जी, सारे मुलाजिम काम करके चले गए थे, आप भी घर पर नहीं थे। जरगाम का मूड पहले से ही खराब था। साजिद की बात सुनकर वो मजीद तब गया। मैं तो कई दिन घर पर नहीं होता, तुम क्या घर बंदर खो गया? आइंदा रात से पहले तुम क्वार्टर में नहीं जाओगे। साजिद की जबान से बेइख्तियार निकल गया। बहुत खौफ आता है मुझे इस घर से। जरगाम का चेहरा गुस्से से फूला हुआ था, मगर साजिद की बात सुन के इसकी हंसी छूट गई। तुम्हें डर लगता है? जरगाम के मुलाजिम को, जरगाम जो मावराई दुनिया का बादशाह है जनाब, जिसके इशारों पर काम करते हैं। साजिद कांपने लग गया। साहब जी, बस दिन में किसी भी वक्त थोड़ी देर के लिए अपने क्वार्टर में जाने की इजाजत दे दें। अच्छा अब ज्यादा मेरा दिमाग मत खाओ। जल्दी मेरे लिए खाना बना दो, मैं इतनी देर में फ्रेश हो जाता हूँ। जरगाम ये कहकर वॉशरूम चला गया। उसने कपड़े तब्दील किए और डाइनिंग टेबल पर आके बैठ गया। तुम भी खाना खा लो, जरगाम ने ऊंची आवाज में कहा। अभी भूख नहीं है साहब जी, जब भूख होगी तो खा लूंगा, साजिद ने कहा। जरगाम ने जल्दी में खाना खाया और टिश्यू पेपर से हाथ साफ करते हुए साजिद की तरफ बढ़ा। मैं ऊपर वाले कमरे में जा रहा हूँ, मैंने 3 घंटे का चला काटना है। मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, कोई भी मिलने आए या फोन आए यही कहना कि मैं घर पर नहीं हूँ। ठीक है साहब, साजिद ने कहा। जरगाम जीना चढ़ता हवा गैलरी में चला गया। उसने अपनी जेब से कमरे की चाबी निकाली और कफल खोला। कमरे में दाखिल होने के बाद उसने चटखनी लगा ली और कमरे की सारी खिड़कियां खोलकर पर्दे पीछे कर दिए। इमारा उसामा की बात सुनकर बहुत उलझ गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी सबको किस तरह तैयार करे। उसने जफर को फोन किया। उसने जफर को सारी बात बताई। जफर ने उसे समझाया, इसमें इस कदर सोचने वाली क्या बात है? अगर तुमने जरगाम के खिलाफ जंग का ऐलान किया है तो तुम्हें फैसला लेने में देर नहीं करनी चाहिए। उसामा अगर 4 लोगों की टीम बनाना चाहता है तो ऐसे ही सही, हम इधर एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, तुम लोग बस अपना ख्याल रखना। सब लोगों को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, मैं सबसे फोन पर बात कर लेता हूँ। तुम अपनी वालिदा को मेरे घर छोड़ दो, तुम्हारा घर भी सीट करा दूंगा। आज रात को ही सब प्लान करना है। अमारा ने घबराहट में कहा। ऐसा करो कि तुम रात के 8 बजे अपनी वालिदा के साथ मेरे घर आ जाओ। उसामा को भी बल्ला लेना, साहिल और आरिफीन को मैं बल्ला लूंगा, जफर ने कहा। अमारा जफर के समझाने के बावजूद उलझी हुई थी। हम उसामा को ठीक तरह से जानते नहीं, उसकी शख्सियत इंतहाई पेचीदा है और ऊपर से इसकी ये जल्दबाजी। तुम तो साइकियाट्रिस्ट हो, तुमने क्या अंदाजा लगाया है कि वो किस तरह का इंसान है? जफर ने पूछा। मख्फी खुसूसियात का मालिक भी रिटायर्ड मेजर है। जाहिरी बात है कि बहादुर और ज़हीन है। जो बात मुझे परेशान कर रही है वो यह है कि उसका दावा है कि वो जरगाम और इसके काबू किए हुए हमजात के बारे में इतना कुछ जानता है कि जितना हम में से कोई भी नहीं जानता। वो कहता है कि वो ये भी जानता है कि इन्हें किस तरह खत्म किया जा सकता है। अमारा ने कहा। हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि कोई शख्स इस तरह के दावे कर रहा है। वो क्या कहता है, रात को इसकी बात सुनते हैं, बाकी तुम ज़हनी तौर पर तैयार रहो। तुम आरिफीन और साहिल के साथ मिलकर इसके साथ मिशन पर चली जाना, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। साहिल और आरिफीन तो तुम्हारे साथ हैं। जफर की बात सुन के अमारा को कुछ तसल्ली हुई, बाकी बातें रात को होंगी। अच्छा, अल्लाह हाफिज। ये कहकर अमारा ने फोन बंद कर दिया। जफर ने ताखीर किए बगैर साहिल और आरिफीन से बात कर ली। सारी बात का जब राहत का इल्म हुआ तो वो इंतहाई परेशान हो गई, मगर साहिल ने किसी ना किसी तरह माँ को मीना ही लिया। उसी तरह की सूरत हाल आरिफीन के घर वालों की भी थी, मगर इसके घर वालों को भी इसकी जिद के आगे हथियार डालने पड़े। उसने अपनी और वीना की शादी का इरादा भी फिलहाल तर्क कर दिया। अमारा ने उसामा को भी रात 8 बजे का वक्त दिया कि वो जफर के घर पहुंच जाए। साहिल और आरिफीन ने अपनी अपनी पैकिंग कर ली। जरगाम अपने चले में मसरूफ था। साजिद बर्तन धो रहा था, साथ साथ उसका जहन अजीब तरह की सोचों में उलझा हुआ अलिफ था। न जाने ये शैतान किसकी मौत के मंसूबे तैयार कर रहा है। वैसे इतना परेशान तो ये उस वक्त होता है जब उसकी कोई चाल कारामद न हो। इस खुनास के चेहरे पे फैली हुई मुस्कुराहट के पीछे ना जाने कितने लोगों की यही होती हैं। कभी कोई चला इस पर ही उल्टा पड़ जाए। साजिद इन्हीं सोचों में उलझा घर के काम करता रहा। इस दौरान बाहर बेल हुई। साजिद ने दरवाजा खोला तो बाहर कोई शख्स जरगाम का पूछ रहा था। साहब तो घर पर नहीं है, साजिद ने कहा। वो शख्स गाड़ी में आया था, जरगाम ने कुछ मंगवाया था, मैं उनका सामान अंदर रख देता हूँ, मगर मुझे तो साहब ने किसी सामान के बारे में नहीं बताया। साजिद ने कहा, भूल गए हूँ ये बताना, सामान रखना है तो रखवा लो, इतनी दूर से बार बार नहीं आ सकता। बाहर खड़े हुए शख्स ने किरिंग घमाते हुए कहा।
वो शख्स अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा और गाड़ी से पंजरा उठा के गैराज में दाखिल हुआ तो साजिद लरज के रह गया। ये तुम क्या लेकर आए हो? नजर नहीं आता बाबा जी, ये सांप है, कोबरा नस्ल की जोड़ी है, जिसको डस ले इसकी मौत चंद सेकेंड्स में हो जाती है। उस शख्स ने पिंजरा साजिद के करीब करते हुए कहा, परे करो, मेरी क्यों जान निकालते हो, इधर रख दूं कहीं? साजिद ने कहा। उस शख्स ने नफी के अंदाज में सर हिलाया। जरगाम साहब ने कहा था ये पिंजरे लिविंग रूम में रखने हैं। पिंजरे? साजिद ने हैरत से पूछा। हाँ, एक और पिंजरा भी है, उस शख्स ने कहा। ले आओ अंदर। साजिद ने अंदर जाकर लिविंग रूम का दरवाजा खोल दिया। वो शख्स सांपों का पिंजरा उठा के लिविंग रूम में आ गया और उसने पिंजरा दीवार के साथ रख दिया। फिर दूसरा पिंजरा लेने कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर के बाद वो शख्स एक और पिंजरा लेकर दाखिल हुआ। एक बार फिर साजिद की जिस्म से झुरझुरी दौड़ गई। इस पिंजरे में छिपकलियां कच्चा-कच भरी हुई थी। पिंजरा रखने के बाद वो शख्स दोबारा कमरे से बाहर गया और कुछ देर के बाद 2 छोटे-छोटे डब्बे ले आया। उसने वो डब्बे साजिद की तरफ बढ़ाए। ये उनकी खुराक है। जिस डब्बे के ऊपर सांप की तस्वीर है ये सांपों की खुराक है, और जिसके ऊपर लिजर्ड्स की तस्वीर है ये उनकी खुराक है। सांपों को दूध भी देना है। बाकी ये तो जरगाम साहब जानते हैं कि इन्होंने ये किस मकसद के लिए मंगवाए हैं। ये कहकर वो शख्स चला गया। साजिद ने गेट बंद कर दिया। साजिद बुड़बुड़ाता कानों को हाथ लगाता हुआ लिविंग रूम में दाखिल हुआ। न जाने ये खतरनाक जानवर जरगाम साहब ने किस लिए मंगवाए हैं। अब मुझे इन जानवरों को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। चला खत्म होने तक तो इससे कोई बात नहीं कर सकता, फारिग होके बाहर आएगा तो पूछ लूंगा। चला मुकम्मल होने में अभी 1 घंटा बाकी था। साजिद ने खुद भी खाना खा लिया था। इसका निचली मंजिल का तकरीबन सारा काम खत्म हो गया था। उसे ख्याल आया कि ऊपरी मंजिल के 2 कमरों की डिस्टिंग चेक कर लूं। न जाने मुलाजिमा ने ठीक तरह से वो कमरे साफ भी किए होंगे कि नहीं। जरगाम का खास कमरा तो हमेशा बंद ही रहता था, उसे तो जरगाम ही खोलता था। इसने डिस्टिंग का कपड़ा लिया और जीना चढ़ता हुआ ऊपरी मंजिल पर पहुंच गया। साजिद जरगाम के खास कमरे के करीब से गुजरा तो उसके पूरे वजूद में कपकपी दौड़ गई। इस कमरे से खौफनाक गड़गड़ाहटों के साथ मर्दाना और नस्वानी बहुत सी आवाजें आ रही थीं, जबकि इसके सामने जरगाम तन्हा इस कमरे में गया था। यकीनन वो पुरस्कार कुव्वतों से हम कलाम था। साजिद के दिल को घबराहट सी होने लगी थी। वो खौफजदा था, मगर इसके दिल में छपी हुई अच्छाई की ताकत इसे मजबूर करने लगी कि वो जरगाम की बातें सुने कि वो कौन सा शैतानी खेल खेलने वाला है। वो हिम्मत करके दरवाजे के आगे रुक गया। जरगाम तरश रुई से चला रहा था। तुम्हारी तो शैतानी ताकतें बढ़ गई थी, तो फिर वो आम इंसान तुम्हारे चुंगल से कैसे निकल गए? जवाब में किसी लड़की की आवाज उभरी। साहिल की मौत तो यकीनी थी, वो तो किसी भी तरह से मेरे बिछाए हुए जाल से नहीं बच सकता था। मगर खयाम, तुम 3 हो और खयाम एक, फिर किस तरह की ताकत तुम्हारी शैतानी ताकतों पर हावी हो गई? जरगाम का गुस्सा मजीद बढ़ गया। उसी दौरान एक और मर्दाना आवाज गूंजी। वो आवाज जरगाम की नहीं थी। मैं खुद इस बात पर हैरान हूँ कि अमारा की माँ मौत की दस्तरस से कैसे निकल गई। जरगाम एक बार फिर चलाया। तुमने जो किया, मैं इसकी तुम्हें सजा देना नहीं चाहता, मगर तुम तीनों से कुछ ऐसा चाहता हूँ कि हर तरफ खौफो हरास फैल जाए। हमें क्या करना होगा? मर्दाना आवाज में किसी ने पूछा। कुछ देर खामोशी रही, फिर जरगाम ने कहा, कल सुबह 9 बजे ब्रिटिश स्कूल के नर्सरी क्लास के बच्चों की बस वादी सोन सकेसिर के ट्रिप के लिए रवाना होगी। सब बच्चों को मौत की नींद सुला दो। उनकी मौत ऐसी हो कि वालिदैन अपने बच्चों को न पहचान सके। सकेसिर की वादी में कहकहों की बजाय आहवाओ बका गूंजे। इसके साथ ही साजिद को कमरे से जोरदार धमाके की आवाज आई। वो तेज तेज कदमों से जीना फलांगता हुआ नीचे आ गया। इसका चेहरा पसीने से तर था, सांस फूली हुई थी, हाथ पांव तो जैसे बेजान हो गए थे। उसने किचन से पानी की बोतल ली और गिलास भर के फटाफट पी गया, मगर उसका हलक अभी भी खुश्क था। उसने एक गिलास और पानी पिया। वो बेचैनी से इधर इधर फिरने लगा। वो सख्त परेशान था। इसने रब के आगे हाथ फैलाए। उन मासूम बच्चों ने इस शैतान का क्या बगाड़ा है? मेरे रब, मुझे कोई रास्ता दिखा कि मैं उन मासूम बच्चों की जान बचा सकूं। ये कहकर साजिद ने अपनी जेब से तस्बीह निकाली और अल्लाह उस समद का वरद करने लगा। चला मुकम्मल होने के बाद जरगाम अपने खास कमरे से बाहर आया। नीचे आते ही उसने साजिद को पुकारा। साजिद ढीले ढीले कदमों से चलता हुआ इसके पास आया। जी साहब, एक कप चाय बना कर लाओ, मैं बहुत थक गया हूँ। जरगाम ने अपने पलंग पर विराजमान होते हुए कहा। साजिद किचन में गया और इसके लिए चाय बना के लिए आया। साहब, अगर इजाजत हो तो अपने क्वार्टर में चला जाऊं। हाँ, चले जाओ, जरगाम ने चाय का कप लेते हुए कहा। साजिद अपने क्वार्टर में जाके भी सर पकड़े बैठा रहा। उसे जरगाम की तरफ से मोबाइल रखने की भी इजाजत नहीं थी। वो ये भी जानता था कि जरगाम बहुत खतरनाक है। अगर वो हवेली से बाहर जाके किसी की मदद लेना चाहे तो जरगाम उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, और अगर किसी तरीके से बच्चों के ट्रिप की बस रुकू दी जाए तो जरगाम अपने हमले का तरीका बदल लेगा। ऐसा किया जाए कि जरगाम अपने नापाक इरादे से बाज आ जाए। वो परेशान बैठा था। इसका जहन उसी सोच में माऊफ हो गया। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तकरीबन रात 8 बजे के करीब उसामा अमारा के घर पहुंच गया। अमारा ने अपना बैग पैक कर लिया था। राबिया भी तैयार थी। उसामा बाहर गाड़ी में ही बैठा रहा। अमारा और राबिया ने घर लॉक किया और अपना सामान उठा के अपनी गाड़ी में बैठ गई। अमारा और उसामा की गाड़ियां एक साथ वहां से रवाना हुई। वो जफर के घर पहुंचे तो साहिल और आरिफीन वहाँ पहले से मौजूद थे। वो दोनों भी अपना अपना बैग साथ लाए थे। जफर ने इन सबको ड्राइंग रूम में बिठाया।
जफर ने इन सबको मुखातिब किया, मैंने आप सबको अपना अपना बैग लाने की तलकीन इसलिए की कि मेरा ख्याल है कि अपने मिशन पर आप सब एक साथ मेरे घर से ही रवाना हूँ। उसामा हमें तफसील से बताई कि इसके पास क्या प्लान है। साहिल ने कहा। आरिफीन ने भी इसकी हाँ में हाँ मिलाई। उसामा ने अपने बैग से एक चार्ट निकाला और उसे मेज पर फैला दिया। उसने अपना प्लान बताने से पहले सबकी तरफ एक नजर देखा। मेरे इतने खतरनाक मिशन के लिए आप मुझ पर भरोसा करके साथ जाने के लिए तैयार हो गए हैं, मैं आपका मशकूर हूँ। मगर एक बात अपने बारे में बताना चाहता हूँ, मैं भी ये सब उसी नेक नियति से कर रहा हूँ जिस नेक नियति से आप कर रहे हैं। मैं भी आपकी तरह इंसानियत की खिदमत करना चाहता हूँ। इस मिशन पर आप मुझसे मेरे बारे में बार बार सवाल नहीं करेंगे। आप सबके जहन में उलझे हुए सवालों का मैं जवाब पहले ही दे देता हूं कि जिस तरह आपको मैंने इस मिशन के लिए आमादा किया है, उसी तरह मुझे भी किसी ने इस मिशन के लिए आमादा किया है। मैं आपको इसका नाम नहीं बता सकता और प्लीज आप लोग पूछिएगा भी नहीं। जफर ने उसामा के कंधे पर थपकी दी। हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं, तुम मुतमईन रहो। जफर की बात सुन के उसामा अपने पॉइंट की तरफ आया। उसने चार्ट को फैलाया। हमें दरख्त की जड़ें काटनी होंगी, शाखें खुद ब खुद मुरझा जाएंगी। क्या मतलब? साहिल ने कहा। ये जरगाम की रहाइशगाह है, हमें इस शैतान को सबसे पहले खत्म करना है। हमारा पहला टारगेट यही है। उसामा ने चार्ट पर खींचे हुए नक्शे में एक पॉइंट पर अंगुष्ठ रखते हुए कहा। उसने यकीनन अपनी कोठी के आसपास बॉडीगार्ड्स रखे होंगे। आरिफीन ने पूछा। उसामा ने मुस्कुराते हुए आरिफीन की तरफ देखा। इसकी कोठी के आसपास बॉडीगार्ड्स जरूर होंगे, मगर इंसान नहीं, आसिफ और शयातीन होंगे। इन्हें हम हथियारों से नहीं मारेंगे, उनको भगाने के तरीके हैं मेरे पास। जरगाम रूहानी ताकतें भले रखता हो, है तो गोश्त पोसत का इंसान, असलिहा तो उसके लिए इस्तेमाल होगा। जरगाम को हमें हर हाल, तुलू आफ्ताब के बाद और गुरूब आफ्ताब से पहले किसी भी वक्त मारना है। मैं जरगाम को नहीं मार सकता। क्यों नहीं मार सकते? साहिल ने पूछा। इसकी वजह मैं आपको तफसील से बता दूंगा। फिलहाल हमें ये जहन नशीन करना है कि उन दो औकात हमें जरगाम को नहीं मारना। उसामा ने कहा। फर्ज कर ली कि हम जरगाम को कत्ल करने में कामयाब हो गए तो हमारा अगला कदम क्या होगा? अमारा ने उसामा की तरफ देखते हुए पूछा। उसामा ने बल्ला तअम्मुल जवाब दिया। हमें ताखीर किए बगैर मरी के लिए रवाना होना होगा। मरी में कहाँ जाएंगे? जफर ने पूछा। उसी जगह पर जहां 4 स्टूडेंट्स ने खाई में छलांग लगाई थी, उसी मकाम पर जाना है जहां से ये भयानक अमल शुरू हुआ था। बाकी का प्लान जरगाम की मौत के बाद समझा दूंगा। उसामा की बात सुनकर जफर ने अमारा की तरफ देखा। मरी के हिसाब से तुम लोगों ने जो जो चीज अपने साथ रखनी है वो देख लो, मैं बाजार से ला देता हूँ जो कुछ भी चाहिए। जफर की बात सुनकर उसामा ने फौरन कहा। हम सुबह 10 बजे से पहले नहीं निकलेंगे। आप सब ने अपने घर का चक्कर लगाना हो तो आप चले जाना, कोई चीज लेनी हो तो ले आना, ठीक है? हम सब सुबह सुबह अपने घरों से कुछ गर्म कपड़े और जरूरत की और चीजें ले लेंगे, अमारा ने कहा। उसामा ने नक्शा समेटकर अपने बैग में डाला और एक राइफल और 3 पिस्टल बैग से निकालकर मेज पर रखी। उसने 2 पिस्टल साहिल और आरिफीन को दी और एक पिस्टल उसने अमारा की तरफ बढ़ाई।